हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई बढ़िया है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आपके फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं। काफ़ी लोग के बहुत ही अच्छे फीडबैक हैं एंड फ्यू पीपल्स आर गेटिंग सम डिफ़िकल्टीज और वो अपना क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से रेज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, सो मुझे अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो कि अगर किस तरह से क्वेश्चन रेज करना है। फिर भी आई होप अगर कोई पीपल या कुछ पर्सन या स्टूडेंट इसी वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि क्वेश्चन हम लोग जो रेज करते हैं चैट के थ्रू क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हियर आप जब लॉगिन होते हैं डैशबोर्ड पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाके कम्युनिटी चैट में आप क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है आपके पास तो उसको लाइव सेशन में जो हम लोग 1-to-1 मिलते हैं वहाँ पर डिस्कस करके सॉल्व कर लेते हैं। एंड डेली आप लोग पढ़ाई करते वक्त नोट डाउन करते रहते हैं, इंगेज रहते हैं, बिकॉज हम लोग क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है। सो दैट आप जितना इंगेज रहेंगे वीडियो के साथ में आपकी लर्निंग उतनी अच्छी होती रहेगी। ठीक है, सो आज हमारा जो टॉपिक है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, एंड थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लाइक गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IND AS एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, अक्रूवल, मैचिंग, गोइंग, कॉस्ट, रियलाइजेशन, ड्यूअल, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। ये लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग में। ये क्यों आए, थोड़ी सी हिस्ट्री में भी हम लोग जानेंगे कि ये कैसे डेवलप हुए, क्यों डेवलप हुए, इनकी ज़रूरत क्या थी। ओके, और ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये होल अंडरस्टैंडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स है, कन्वेंशंस हैं, प्रैक्टिस हैं, रूल्स हैं, आखिर ये डेवलप क्यों हुए। तो उस प्रोसेस में सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे नाम देखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इनको बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये बना है। ठीक है, अकाउंटिंग में ओवरऑल जो मैंने अभी आपको आइडिया दिया है अभी तक कि ये सारे प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, इन सारे काम को हम लोग करते हैं। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं आइडेंटिफाई किया, उसकी मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड देन एनालिसिस, एंड फाइनली जो यूज़र होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि देखिए इस रिपोर्ट में प्रॉफिट इतना हुआ है, लॉस इतना हुआ है, एसेट्स इतना है, लायबिलिटी इतना है, बैलेंस शीट में बताए, ओके, रेशियोज में बताए कि डेट कितना है, ये सब चीज़। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस सिंपल होता है, 1 by 1 मैं थोड़ा शो कर दूं आपको, ये पता है आपको आइडेंटिफाई करने का जो भी क्वेश्चंस मिले। ठीक है, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस आपको पता है, इन सारे बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं एंड फिर समराइजिंग करते हैं। आप इसको फर्दर एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड फाइनली आप कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। ठीक है, यहाँ से हम लोग आपने यहाँ तक ओवरऑल देखा है, शुरू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, ये यूजर्स हैं, इन लोगों को अकाउंट्स के स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि अपने अकाउंट्स जो बिजनेस में जो परफॉर्मेंस हुआ ये कैसे मेज़र होता है, अकाउंटिंग के थ्रू मेज़र होता है। ठीक है, हम लोग वहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है बिजनेस का। सो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस में जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्म या बिजनेस, उसके वेरियस यूज़र के लिए प्रोवाइड करना जिससे कि वो लोग अपना डिसीजन ले पाए रिगार्डिंग बिजनेस। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी को ये पता चल पाए कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना टैक्स लेना चाहिए। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता चल जाए कि हाँ इस बिजनेस इज डूइंग वेल, इनको और ज़्यादा लोन दिया जा सकता है। क्रेडिटर्स, इनको
इनके लिए कुछ खास असेसमेंट होता है, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बिजनेस को उधार में सामान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेंडर्स, डिवेंचर होल्डर, इन्वेस्टर, ठीक है, सबका अलग अलग एक पर्पस होता है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के मैंने प्रिपेयर किए हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह के बाद ये बनते हैं, समराइजिंग प्रोसेस में बनते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे हम लोग बनाएंगे वेरियस शीट में, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो बिजनेस में कैश का फ्लो कैसा है ये इस स्टेटमेंट में फाइंड आउट करते हैं, कुछ एनेक्सर रेशियोज निकालते हैं, ट्रेंड की एग्जामिनेशन करते हैं, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कि ये पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग पैटर्न है या फिर वोलाटाइल है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर लंबा डिक्रीज, फिर एक बहुत ज़्यादा है। सो इस तरह से कुछ पैटर्न्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं, और इन सब के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपने अच्छे से समझा। सो अकाउंटिंग का एक मेजर पर्पस होना चाहिए कि ये मीनिंगफुल हो सबके लिए, सबका जो जो अलग अलग पर्पस हो इसमें पता चल जाए, मिल जाए, रिलायबल हो, भरोसा कर सके, ठीक है, और कंपेयर कर सके, ठीक है। इंटर फॉर्म कंपेरिजन हो, इंटर पीरियड कंपेरिजन हो। कंपेरिजन कैसे करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको आउटसाइडर एग्जाम्पल लेता हूँ सो दैट आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में उसको यूज़ कर पाएंगे। आपको एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है, मान लीजिए आपने सैमसंग के फ़ोन को ट्राई किया, ठीक है, आप अमेज़ोन पे परचेस कर रहे हैं, वो आपको ऑप्शन देता है कंपेयर कीजिए इसको, ओप्पो का फ़ोन इसी रेंज में इतना है, लिनेवो का फ़ोन इसी रेंज में इतना है, ठीक है, लावा का फ़ोन इतना है, आईफोन इतना है। तो आप कंपेयर करते हैं फीचर के साथ में, अरे इसमें ये फ़ीचर है इतने पैसे में, ये इसमें ये फ़ीचर है, इसमें ये फ़ीचर नहीं है। एक कंपैरिजन चार्ट वो आपको अमेज़ॉन दे देता है, या आप खुद परचेस करने से पहले 3-4 फ़ोन को आपस में उनके फ़ीचर के ही और प्राइस के हिसाब से कंपेयर करते हैं कि और बेस्ट फ़ोन क्या है ये चूज़ करते हैं। तो ये कंपेरेटिबिलिटी होता है। जो इन्वेस्टर होते हैं, आपको मान लीजिए किसी बिजनेस में पैसा लगाना है, आप क्या सोचेंगे, किस बिजनेस में लगाएं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग बिजनेस में फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। इंटर पीरियड, एक ही बिजनेस में, मेरा बिजनेस एक ही, पिछले साल हमने क्या किया, मान लीजिए 2013 एंड 14 का एक एग्जांपल लेता हूँ, इस साल क्या किया, शेयर कैपिटल पिछले साल क्या रहा, इस साल क्या रहा। मेजर पार्ट होता है रेवेन्यू एंड बाकी स्टेटमेंट्स में कि पिछले साल फिगर क्या रहा और इस साल वो अमाउंट कितना हो गया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक पॉइंट लेते हैं, लोन लास्ट टाइम था 6,21,00,000 और इस बार है करोड़ में आ गए हैं, नहीं लाख में ही है समथिंग। सो ये कंपैरिजन होता है, इंटर पीरियड कंपैरिजन, एक ही अमाउंट का 2 बार में कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये कंपैरिजन, ठीक है। ये अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंटर फॉर्म कंपैरिजन, इंटर फॉर्म कंपैरिजन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, एक इन्वेस्टर को पड़ती है, गवर्नमेंट को पड़ती है, टैक्स डिपार्टमेंट को पड़ती है, ठीक है। ये देखना है कि टाटा ग्रुप में कितना प्रॉफिट हो रहा है, रिलायंस में कितना है, मतलब एक ऐसा आदमी, आप एज ए इन्वेस्टर, इनकम टैक्स, हर कंपनी के स्टेटमेंट्स की वो देख पाते हैं और वो समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है। और अभी तो हम लोग बिजनेस इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं, ग्लोबली चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। अडानी ग्रुप डिफरेंट कंपनी में कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है। HDFC बैंक डिफरेंट मल्टीनेशनल है, डिफरेंट कंट्री में है, विप्रो, ITC। सो वी आर नॉट लोकल, हम ग्लोबल लेवल पे हैं, डिफरेंट कंट्री में काम कर रहे हैं। हर कंट्री एक दूसरे के फिनेंशियल स्टेट में, मतलब एक दूसरे कंट्री में अलग अलग बिजनेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, पढ़ता है, समझता है, ठीक है। इसलिए अभी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे फिक्स रूल को कंसीडर करना पड़ता है। अगर ऐसे नहीं करेंगे, हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने लगे, फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वो बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए मैं थोड़ा सा
बेस लेआउट क्रिएट कर ले रहा हूँ एंड देन ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इतने लोगों को समझने के लिए कुछ ना कुछ फिक्स रूल की ज़रूरत होती है, कुछ पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और जिसको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है, मान लीजिए बिजनेस ए ये अकाउंटिंग अपने हिसाब से बना लिए, ये बिजनेस बी इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया, बिजनेस सी इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करने लगे तो कितने सारे मेथड हो जाएंगे। और एक पर्सन, इनकम टैक्स की एग्जांपल लीजिए, या किसी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपको सबसे बार बार फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, अच्छा ये प्रॉफिट आपने किस मेथड से निकाला है भाई, जो आपने जो प्रॉफिट निकाला है ये किस मेथड से फाइंड आउट किया है, आपने जो निकाला है ये किस मेथड से फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो देयर विल बी डिफ़िकल्टीज, क्योंकि मिलियंस ऑफ बिजनेस हैं। सो एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट किया गया है। अभी तक मेरे जो कुछ भी मैंने आपको समझाया उसका एक समरी ये आप याद करके रखिए, एक कॉमन स्टैंडर्ड है और हर बिजनेस को वो फॉलो करना पड़ता है। कंसिस्टेंस, आपको अपने बिजनेस में जो कुछ भी पॉलिसी प्रिंसिपल्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो रूल्स अवेलेबल हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से बॉडीज़ होते हैं जो कि इन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करते हैं। बट अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड फिक्स है। आप कोई भी काम करेंगे तो एक मेथड, एक स्टैंडर्ड से आपको फॉलो करना पड़ेगा इस चार्ट में, वट एवर यू आर फाइंडिंग। यूनिफॉर्मिटी फाइंड आउट, कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे आपको उसमें यूनिफॉर्म रहना होगा। आप एक बार जो मेथड सेलेक्ट कर लेंगे उसी मेथड पे आगे कंसिस्टेंट रहेंगे, उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि 2022 में मैंने एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड फाइंड आउट कर लिया डेप्रिसिएशन के लिए, एंड अगेन 2023 में हम SLM मेथड फाइंड आउट कर ले, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन के मेथड में हम लोग सीखेंगे क्या होता है रिटन डाउन वैल्यू एंड SLM। बट ऐसा नहीं, आप जो चीज़ चूज़ कर लेंगे एक पीरियड तक उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो एक वैलिड रीज़न होना चाहिए और एक अप्रोप्रिएट नोट फिनेंशियल अकाउंट्स में मेंशन करके तब आप चेंज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कंसिस्टेंट रखेंगे जो भी मेथड, जो भी रूल्स आप प्रिंसिपल्स अकाउंट्स को बनाने में आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होगा वो कंपेरेबल होगा, दूसरे कोई उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये सारे मेथड क्या क्या होते हैं, पहला तो इनको गैप नाम से बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि अकाउंटेंट को जनरली हर कोई इसी को फॉलो करना पड़ता है, सो दैट कि अकाउंट एक ही जैसा होता है। वी आर डूइंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो IFRS है, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। जो लोग ग्लोबली अपने बिजनेस को रन करते हैं उनकी अकाउंटिंग जो होती है वो IFRS के हिसाब से बनती है, ठीक है। इंडिया में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हर कंट्री में अपना अकाउंटिंग AS जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये IFRS के कंपैरेटिबिलिटी में हम लोगों ने एक अपना स्टैंडर्ड डिसाइड बनाया है, ICAI इंड AS। ये ग्लोबली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए अप्लीकेबल है, जिनका बिजनेस वन से दूसरे के इंडिया के अलावा भी बाकी कंट्री में है, उनको इंड AS को भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारे रूल हैं। जब आप अकाउंटिंग बनाते हैं तो अकाउंटिंग का जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है, कि आपको ये रिलायबल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बार आ जाता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अकाउंटिंग मीनिंगफुल होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, उस पर भरोसा किया जा सकता हो, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आपने कोई इंटरप्रिटेशन या कोई स्टेटमेंट गलत प्रेजेंट कर दिया है, दे दिया है, तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जिसको भी नुकसान होगा वो आपके ऊपर केस कर सकता है। इट मीन्स कि एक बिजनेस के ऊपर आपका प्रॉफिट एक्चुअल हुआ है 2000 करोड़ या लाख व्हाटएवर, और आपने इसको मेंशन कर दिया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेना है आपको किसी से, आपने उसको दिखा दिया कि 20,000 करोड़ हुआ है किसी और से इन्वेस्टमेंट के लिए,
बाद में उस पर्सन को जब पता चलेगा वो सीधे आपके ऊपर केस करेगा। यू आर रिलायबल, है ना, भरोसेमंद होना चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीधे बोलेगा 20,000 के हिसाब से टैक्स दो, तो प्रॉफिट कोई भी बढ़ा के नहीं दिखाता है, क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ता है उस परसेंट से, है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट 2,000 हुआ है और आपने उसको किसी तरीके से बताया है कि मेरा 1,000 हुआ है, टैक्स कम देना पड़ेगा, आपने बता दिया। लेकिन बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि अरे रियल में 2,000 हुआ है, स्क्रूटनी होती है, असेसमेंट होती है, फिर आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो ये तो इन जनरल केसेस हुआ। किसी किसी कंपनी में, जैसे सत्यम का एक घोटाला सामने आया था, सत्यम इन्फोटेक का, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो फिनेंशियल में, अकाउंटिंग में जो होता है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अप्स एंड डाउन करके बहुत सारे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड अभी तक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, मिलियंस के फ्रॉड हुए हैं। दिखाया कुछ और जाता है और बाद में निकलता कुछ और है। जब मैं आपको एनालिसिस सिखाऊंगा, बिजनेस की एनालिसिस, बैलेंस शीट्स वगैरह की एनालिसिस, तब आई विल लेट यू नो कि ये सारे एग्जांपल्स अभी आप बहुत छोटे हैं, मेरे ही बड़े हैं, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे हैं। तो अभी ये समझिए कि मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। और कंपैरेटिबिलिटी मैंने बताया, इंटर फॉर्म कंपैरिजन, मतलब अपने फॉर्म में अलग अलग साल की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। इंटर फॉर्म कंपैरिजन मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के हिसाब से, एक बिजनेस टू बिजनेस, वन कंट्री टू कंट्री, ये कंपैरिजन किया जा सके। या पीरियड, मतलब पिछले साल, उसके पिछले साल, 10 सालों में क्या परफॉर्मेंस रहा बिजनेस का, ये सब किया जा सके। ये अकाउंटिंग का पर्पस होता है। और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ते हो, है ना, प्रिंसिपल्स को, कुछ पॉलिसीज़ को, एंड कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। और इन प्रैक्टिसेस का जो नाम है वो है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, IFRS, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या सिर्फ AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS की लिस्ट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, पहले गैप बता दो। गैप कुछ खास नहीं है, अभी तक हम लोगों ने जितना बकबक किया वही चीज़ गैप है। कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कन्वेंशंस, पोस्टुलेशन, एजम्पशंस, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिनको कि हर किसी को अकाउंट, हर बिजनेस को अकाउंट बनाते वक्त फॉलो करना चाहिए। दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप। इंडिया में ICAI, आपने नाम सुना होगा, ये चार्टर अकाउंटेंट बनाते हैं, यहाँ से पास आउट लोग CA होते हैं। और इंडिया में हर एक बिजनेस में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जब तक उस पर चार्टर अकाउंटेंट का सिग्नेचर और मोहर नहीं लग जाता, बैंक या बाकी इंस्टीट्यूशन उसको वैलिड नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये ऑथोराइज नहीं है, जाइए चार्टर अकाउंटेंट से साइन करवा के लाइए। ऑडिट करना, बिजनेस की ऑडिट, बिजनेस में सब कुछ सही है कि नहीं, इसकी गारंटी कौन देता है? चार्टर अकाउंटेंट देते हैं। और चार्टर अकाउंटेंट कहाँ से पास आउट होके बनते हैं? CA इंस्टीट्यूट से, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ये इसके मेंबर होते हैं। तो कुल मिला के जिम्मेदारी इनकी होती है कि ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट करें, पढ़ाएं कि इनके द्वारा पास आउट मेंबर जो होते हैं वो फिनेंशियल स्टेटमेंट को सही सही प्रेजेंट करने में हेल्प करें बिजनेस को, और सही सही प्रेजेंट करें। और वो अगर साइन करके ऑथराइज अपना सील्स वगैरह दे देते हैं तो ये माना जाता है कि बिजनेस में सब कुछ सही है। बट के बाद सिर्फ बट, ठीक है, वो अभी आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप थोड़ा बहुत जो बट होता है उसको समझते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए नथिंग बट एवरीथिंग इज ओके। ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है जो ऑपरेट करता है ICAI, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मतलब मेंबर्स होते हैं। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, फिनेंशियल मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिजनेस एसोसिएशन, हम सब लोगों से राय ले जाती है। ऐसा नहीं कि कोई ये डेडिकेटली बॉडी होते हैं। हाँ, इनका काम होता है एक्टिवली प्रेजेंट करना, इस चीज़ को मॉनिटर करना, चार्टर अकाउंटेंट बनाना, और बाकी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना इंडिया में। और इस तरह की बॉडी हर कंट्री में होती है। हर कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी होती है, ठीक है। ये इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 29 अलग अलग। और ये कैसे? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1,
अब ये बहुत ही इतना ही पे ख़त्म नहीं होता है, कई पन्नों का इनमें डिस्क्लोजर, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब आप बनाते हैं तो क्या क्या आपने अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करना चाहिए, कंपल्सरी है, नहीं करेंगे मतलब आपने सही नहीं किया है। ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट्स के सिलेबस में काफ़ी डीपली डिस्कस करना होता है और उनको याद भी रखना होता है कि बिजनेस में जब अकाउंट्स बनता है तो उस चीज़ को मेंशन करवाएं। ये रिवाइज है AS2। इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन करेंगे तो आप किसके रूल्स को फॉलो करेंगे AS2 के। कैश फ्लो जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे AS3। AS4 कब फॉलो करेंगे आप, AS5 कब फॉलो करेंगे आप, AS10 या नाम लिखा हो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग AS10 वगैरह। तो ये हर एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए, पार्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। IFRS अभी हम लोग ने नाम लिया था ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये सब आपको कहीं रटना नहीं है, आपको बस समझ लेना है और इनके नाम्स वगैरह याद रखना है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो मैं प्रिपेयर करवा दूंगा और इनके रूल्स जो हैं ये पढ़ते पढ़ते पूरा लाइफ ख़त्म हो जाता है। मतलब चार्टर अकाउंटेंसी लेवल पे इनके रूल्स को अच्छे से याद रखना पड़ते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ते जाएगा आप इसको याद रखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अभी मैं पढ़ाऊँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, 2-4 साल लगेंगे इसको सीखने में, मुझे लगातार पढ़ाने में आपको। सो अभी आपके सिलेबस में जस्ट गो थ्रू हो लेना है IFRS, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ISSB। तो ये सारे जो बोर्ड होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे, मैं इनको ज़रा आपको दिखा दूँ IFRS को। इनमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने AS देखा ना, वैसे ही इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंश्योरेंस के लिए बहुत लॉट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं, ये सारा लिस्ट है आप देखिए। ठीक है, लीज के लिए ये अलग अलग IAS 19, IAS, इनको IAS बोलते हैं, हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं अपने लिए AS, इंड AS, और ये IAS बोलते हैं। टॉपिक पे आते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप इंटरनेशनली फाइनेंशियल अकाउंटेंट के लिए इंड AS, हम लोगों ने एक प्लेन AS देखा था, एक प्लेन डोसा, एक मसाला डोसा। ठीक है, तो ये एक प्लेन AS था जो कि बिजनेस इंडिया में है, सिर्फ इंडिया में है, उसके लिए अवेलेबल है। और आप अपने बिजनेस को, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको इंड AS को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट इंड AS हैं, उनका सीरियल नंबर इस तरीके से स्टार्ट होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कुछ छोटे मोटे जितने भी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब कुछ प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आप बिजनेस में अकाउंटिंग बनाएंगे तो इनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, इसलिए आप समझ लीजिए इसको। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पहले भी मैंने नाम लिया है। ठीक है, और ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फॉलो करना चाहिए। जब भी छोटे मोटे बिजनेस इसको फॉलो नहीं करते हैं बट बड़े लेवल पे बिजनेस इसको डेडिकेटली फॉलो करते हैं। बिजनेस एंटिटी, चाहे बिजनेस प्रॉफिट नेचर का हो या नॉन प्रॉफिट नेचर का हो, कोई भी बिजनेस का नेचर हो सकता है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक एंटिटी होता है, हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। क्यों एंटिटी होता है? बिकॉज बिजनेस के पास अपना एक नेम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पैन टैन वगैरह होता है, एक पूरा पर्सन की तरह बिहेव करता है, बस उसमें लिविंग नहीं होता, वो नॉन लिविंग होता है। उसको लिविंग बनाने के लिए आदमी उसमें काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय, मैनेजर्स काम करते हैं, लाइक सुपर बाजार, हीरा ज्वेलर्स, कोई भी ITC, कोई भी आप नाम ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब ये ज़रा समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस और उसके ऑनर दो अलग अलग आदमी हैं, बिल्कुल अलग अलग आदमी, दोनों में लिमिटेड रिलेशंस होता है। देखिए,
बिजनेस ने ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, बिजनेस को कैपिटल मिल गया और वो कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट हुआ ऑनर को मिल जाएगा, ड्राइंग हुआ उसने डिडक्ट कर लिया। ये 3 ट्रांजैक्शन बिजनेस डेडिकेटली फॉलो करता है ऑनर के साथ में। कैपिटल दीजिए, बिजनेस मान लेता है कि मेरे ऊपर आपकी लायबिलिटी है। प्रॉफिट हुआ, बिजनेस इक्विटी होल्डर को, शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिलीवर कर देता है। लॉस हुआ, वो भी डिलीवर कर देता है। बिजनेस ओनर ने कुछ पैसा निकाला, ड्राइंग। रिमेंबर हम लोग ने लास्ट सेशन में, लास्ट यूनिट में कंप्लीटली डिस्कस किया कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सो दैट कि अभी आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएँ। अगर आपने मिस कर दिया है वो सब चीज़ तो जाके एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और कंप्लीट अकाउंटिंग मोस्ट ऑफ द टीचर या मोस्ट ऑफ द हम लोगों ने भी जब पढ़ा है वो लोग ये सब चीज़ मिस कर देते हैं और या थियोरेटिकल फॉर्म में राइट डाउन करवा देंगे और आपको आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर के बाद हम लोगों को लगातार एंट्री ही करनी है, प्रिपरेशन करना है, कैश बुक का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बट व्हाट आई रियलाइज मेरे 16-17 साल के करियर में जो मैंने रियलाइज़ किया है, आप जितना बातचीत करेंगे ना, जितना डिस्कशन करेंगे, जितना अपने आप को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे लेके आएंगे, आपको कॉमर्स की नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज उतनी अच्छी होगी। फॉर्मेट बना लेना और जर्नल एंट्री, लेजर्स और बस एंट्री कर लेने का काम आजकल सॉफ्टवेयर करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर से ज़्यादा तेज़ आप नहीं हो सकते। वो मिनट अभी जो आप किसी बिग बाज़ार या बाकी किसी भी जगह पे चले जाइए, अगर पूरे इंडिया में मिला लिया जाए तो मिलियंस ट्रांजैक्शन रोज़ होते हैं। आप कितना मैनुअली एंट्री करेंगे? कोई भी मैनुअली एंट्री पॉसिबल नहीं है। एवरी एंट्री जो होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो आप मेरे साथ बातचीत करके, इसलिए मैंने ये नया मेथड अप्लाई किया है, नया मेथड पढ़ाने का इन्वेंट किया है कि आप मेरे साथ बातचीत कीजिए और बातचीत करके आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नोबडी इज़ गोइंग टू डिस्प्ले यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑन वाइट बोर्ड, बट आई एम डिस्प्लेइंग। तो आप इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। इट्स लाइक अ डिस्कशन जो कि MBA एंड हायर लेवल पे होता है। आप इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए इसको, एंड एंड ऑफ द सिलेबस डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे इसके। तो बिजनेस से और बिजनेस ऑनर के बीच में यही 3 पॉइंट पे रिलेशन होता है। हाँ, मैनेजमेंट वहीं देखते हैं, मैनेजमेंट बिना उनके देखे नहीं हो सकता, और मैनेजमेंट सही से वो नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको लॉस हो जाएगा। बट 2 सेपरेट पर्सन काउंट करता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि वी आर 2 सेट, बिजनेस अलग है एंड ऑनर अलग है। अब टाटा ग्रुप में जितने भी शेयर होल्डर हैं, या आदित्य बिरला ग्रुप या अडानी ग्रुप, इनके जो ऑनर हैं वो अलग रहते हैं। बिजनेस का काम मैनेजमेंट करता है, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सब बिजनेस की देख रेख करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट हैं, CFO चीफ फिनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं, CEO है। तो ये सब लोग बिजनेस को चलाते हैं मिलके, और ये बिजनेस के ऑनर हैं, वो आराम से एक बार इन लोगों से रिपोर्टिंग लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिपोर्टिंग लेते हैं कि हाँ जी क्या हुआ, क्यों नुकसान हो रहा है, अरे यार इनको हटाओ, नए नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाओ, नए अकाउंटेंट लाओ, नया CEO लेके आओ। या फिर इनको सपोर्ट करते हैं कि भैया प्रॉफिट में लेके आइए, बिजनेस को क्यों लॉस में लेके आ रहे। तो बिजनेस के जो ऑनर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे, बिजनेस एंड ऑनर काफ़ी सिंपल था। दोनों के बीच में हम लोग एक बाइफर्केशन क्रिएट कर लेते हैं, और ये 3 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट का, और ड्राइंग अकाउंट जो कि बिजनेस ऑनर से रिलेटेड होते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग किसके नज़र में रख के बनाएंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के नाम से बनाएंगे। जो भी स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हैं सारा हम लोग किसके नाम से बनाएंगे? बिजनेस के नाम से बनाएंगे, ठीक है। पहले ये चीज़ मैं डील कर दूं, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, पर्सनल लायबिलिटी होता है जो ऑनर का, ये बिजनेस में कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और बिजनेस की भी जो लायबिलिटी होती है, बिजनेस का भी जो अपना एसेट्स होता है, ये भी ऑनर के पर्सनल से
वाइसे वर्सा दोनों होता है। ना तो बिजनेस का हम लोग ऑनर के ऊपर देंगे, ना ही ऑनर का बिजनेस के ऊपर देंगे। बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप और आपका बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। आप अपना हिसाब किताब पर्सनल अलग रखिए और बिजनेस का जो हिसाब किताब है वो अलग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा गेस कीजिए और मुझे बताइए। ये काफ़ी सिंपल है। अगर किसी चीज़ को हम मनी के टर्म में, कोई भी करेंसी हो सकता है, किसी एक करेंसी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कर सकते हैं तो करेंगे। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। बार्टर सिस्टम मेरे हिसाब से आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा। ये बार्टर सिस्टम उस समय था जबकि हमारे पास मनी नहीं था, एटीएम नहीं था, कोई करेंसी नहीं था, कोई मनी नहीं था। ठीक है। मीडियम नहीं था एक्सचेंज करने का गुड्स। तो क्या होता था, अगर मुझे वेजिटेबल चाहिए तो हम अपना फिश लेके जाएंगे और किसी ऐसे पर्सन को पकड़ेंगे जो कि फिश चाहिए उसको, और वो मुझे क्या दे सकता हो, वेजिटेबल, और मैं उसको क्या दे सकता हूँ, फिश। मतलब एक सामान के बदले में दूसरा सामान लेना, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स, एक सर्विस के बदले में गुड्स। एक्सचेंज सिस्टम जो था वो बार्टर सिस्टम था। काफ़ी डिफिकल्टी हुआ करता था बट देयर वर सिस्टम। ठीक है। बाद में जब इकोनॉमिक्स लोग आए, जो पढ़े लिखे लोग आए, तो उन लोगों ने इन सब चीज़ों को, जैसे जैसे लोगों का नॉलेज बढ़ता गया, इसको डिफ़िकल्टी, मतलब मान लीजिए मुझे एक घोड़ा चाहिए, किसी ने घोड़ा रखा है, हॉर्स रखा है, और कोई ऐसा है जिसने मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता हो, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एक घोड़ा ले लो, मुझे एक मकान दे दो। या फिर तुम 100 घोड़ा लेके एक मकान दो। कोई एक रेशियो कंपेरेटिवली नहीं था। मतलब 5 मछली के बदले 1 किलो कद्दू, या 1 किलो कद्दू मतलब 5 किलो कद्दू के बदले 1 किलो मछली। कोई केजी या कोई सिस्टम नहीं था, मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट नहीं था, बस चल रहे थे। तो ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स लोगों ने फेस किया और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि नहीं, कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए, है ना, कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके चलते हम लोग सब कुछ आसानी से एक्सचेंज कर सकें। और वो मीडियम क्या हुआ, मनी। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग करेंसी हुआ। ठीक है। ये अपने रुपीज़ का सिंबल है, येन का सिंबल है, डॉलर है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसी आया। और अभी हम कुछ भी करते हैं, बोलते हैं व्हाट इज, मुझे मनी दो, पैसे दो। कुछ परचेज करना होता है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं। किसी को सर्विस देते हैं या कोई सामान बेचते हैं तो क्या, मतलब एवरीथिंग फर्स्टली मनी में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो किसी और चीज़ में। जॉब करते हैं, क्या बोलते हैं, सैलरी पैसे में मिलता है हमें, और उसके बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग परचेस करते हैं। तो ओनली दो, इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स जिसको कि हम मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकें, मेजर कर सकें, सॉरी, उसको हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया, ₹5000। ये 30 का मतलब कि ये 5000 यहाँ पे है और प्लस 30। तो ये नॉट ओनली 5000 है, ये इस तरीके से है, एक बड़ा अमाउंट है। तो बड़ा अमाउंट बार बार ना लिखना पड़े, मैंने 30 यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है। तो ये सारा मनी के टर्म में मेजर हो सकता है या हो गया है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में लिखेंगे। अब ये देखिए, इसमें कहीं मनी नहीं है। एम्प्लॉय का मोरल बहुत ही हाई मोरल, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन, कितने रुपया है सेटिस्फैक्शन, नो आइडिया। मैनेजमेंट बहुत एक्सपर्ट है, कितना एक्सपर्ट है, किस करेंसी में लिखे भाई, नो आइडिया। ठीक है। सो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना, उसको नॉट रिकॉर्डिंग करेंगे। सिंपल से यही कहता है ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है। अगर आप मल्टी करेंसी में बिजनेस करते हैं, मान लीजिए इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, रुपीज़ अपने डॉलर के साथ में भी या यूरो के साथ में भी, आपने यूरो किसी और यूरोपियन कंट्री जहाँ पे यूरो होता है कोई बिजनेस किया, तो आप कौन से करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री। मतलब जिस
ओरिजिन कंट्री, बिजनेस का जहाँ पे ओरिजिन है, आप इंडियन हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर लीजिए, हर करेंसी को आप किस तरह में डिवाइड करेंगे, किस तरीके से मॉनेटराइज करेंगे, फाइनली उसको कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे, रुपीज़। ठीक है, जैसे इन्होंने 50 लाख का होम कंट्री में सेल किया एंड 1 लाख यूरो का उन्होंने सेल किया यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो फाइनली उनका टोटल सेल क्या होगा, अगर मान के चलते हैं 1 यूरो 71 रुपीज़ के बराबर है, तो 71 से मल्टीप्लाई करके 71 लाख का यूरो और 50 लाख का इंडियन करेंसी, टोटल सेल उनका हुआ 121 लाख। तो रोलिंग कंट्री में जो करेंसी होता है उसके हिसाब से आपको पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को डिनोमिनेट करना पड़ता है। कोई अमेरिकन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बिजनेस करें, वो फाइनली अपना फिगर किस में प्रेजेंट करेंगे, डॉलर में। गोइंग कंसर्न, चलते रहिए। ठीक है, ये कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस ये मान के हम लोग शुरू करते हैं और ये मान के अकाउंट्स बनाते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, इनडेफिनेटली लगातार चलते रहेगा बिजनेस, वो कभी रीजनेबल लॉन्ग पीरियड, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह दूं कि अभी हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और ये बिजनेस 100 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक, 500 ईयर्स तक या मिलियन ईयर्स तक, एक रीजनेबल पीरियड तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, फॉरसीएबल फ्यूचर बोलते हैं उसको, जितना फ्यूचर हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, उसमें बंद होने के लिए कोई चांसेस नहीं है बिजनेस को, सिंपल सी ये बात मान के चलते हैं। ठीक है, और इसी हिसाब से अपने ऑपरेशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस को आपने स्टार्ट किया और उस बिजनेस में आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, एसेट्स वगैरह जो कुछ भी हम लोग परचेस करते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस करते हैं। आपको एक फॉर्म भरना है, आपको एक फॉर्म फिल करना है, बस आप जाएंगे 1 घंटे के लिए, क्या करेंगे, कंप्यूटर साइबर कैफ़े में हायर करेंगे और उस फॉर्म को भर के रख देंगे। या फिर आप जाएंगे, बोलेंगे चलो आज एक पापा एक कंप्यूटर खरीद दो, एक लैपटॉप खरीद दो, मुझे फॉर्म भरना है। पॉसिबल नहीं है, सिंपल से चीज़ ये करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं आपको 10 आवर क्लास करना है पर डे, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब हर डे साइबर कैफ़े में जाकर 10 आवर क्लास नहीं कर सकते, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो आप क्या करेंगे, एक लैपटॉप परचेज कर लेंगे अपने लिए। ठीक है, सिमिलर वे बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, गोइंग कंसर्न मानते हैं, तो बिजनेस लंबे समय तक चलना है, इसलिए जो भी एसेट्स होता है उसको हम लोग परचेज करते हैं बिजनेस के नाम से, बिजनेस में रखते हैं और उसके टोटल कॉस्ट को, मान लीजिए एक बिजनेस ने पर्सनल कंप्यूटर खरीदा 50,000 का और मान के चला कि वो 5 साल तक चलेगा, 5 ईयर में वो बिजनेस लैपटॉप को रिप्लेस करना पड़ेगा, 5 साल तक बड़े आराम से चलेगा। तो हर साल का कॉस्ट कितना हुआ उनका, 10,000 रुपीज़। ठीक है, आगे हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे तब इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि अच्छा, इसको पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सिंपल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही लॉजिकल है। अगर आप कॉमन सेंस की लॉजिक को अप्लाई करते हैं देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक लंबा पीरियड जो आप बिजनेस मान के चल रहे हो, गोइंग कंसर्न अभी बताया हमें क्या कि बिजनेस 100 सालों तक चलेगा, 200 साल तक, लंबा पीरियड मान के बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए एक टेक्सटाइल मिल है, उनका बिजनेस 100 साल तक चलने वाला है, तो क्या 100 साल बाद वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और पता करेंगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या फिर मेरे बिजनेस में क्या एसेट से क्या लायबिलिटी है वो 100 साल के बाद कैलकुलेट करेंगे या 200 साल बाद कैलकुलेट करेंगे? नहीं, हम लोग उसको छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। ये सही नहीं होता है कि 100 साल बाद करें, उसको छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं और वो जो पीरियड होता है उसको हम लोग फिनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अगर कैलेंडर ईयर को कोई फॉलो करता है तो बिजनेस का अकाउंट्स जो होगा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर अगला साल आ जाता है, हैप्पी न्यू ईयर। अगर कोई फिनेंशियल ईयर फॉर्मेट को फॉलो करता है बिजनेस, जो कि मोस्टली फॉलो करते हैं, मोस्टली फिनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं, तो 1 अप्रैल को वो शुरू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है,
फाइनेंशियल ईयर। और इस पीरियड में हम लोग क्या बोलते हैं, इस पीरियड में बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और ये बोलते हैं कि हर साल क्या प्रॉफिट हुआ, हर साल क्या लॉस हुआ, हर साल एसेट्स कैसे बदल रहा है, लायबिलिटीज़ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कहाँ पे है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंगली दिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये नाम आप समझ लीजिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब भी कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही लिखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक्विजिशन कॉस्ट, जिस प्राइस पे आपने परचेस किया है वही लिखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। आप अभी करंट मार्केट वैल्यू क्या है या फिर बाद में कोई चेंजेस कैसे होते हैं, आप उस चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं कीजिए, आपको कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमेशा। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपने एक मशीनरी परचेस किया, मशीनरी 5 लाख की है 2010 में। आपने बोलने का मतलब किसी बिजनेस ने, XYZ कोई भी बिजनेस, ठीक है। बट आज के डेट में उसका एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है 3 लाख। तो अब बताइए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रहना चाहिए, 5 लाख के 3 लाख। एक बिल्डिंग परचेज किया 2010 में 50 लाख में, बट आज के डेट में उसका करंट वैल्यू है 300 लाख यानी कि 3 करोड़। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रहना चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जिस समय आप परचेज कीजिए लगातार उसी चीज़ को मेंटेन करते रहिए, वही रहेगा। ये बिल्डिंग का प्राइस भले ही 3 करोड़ हो गया है लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना दिखाएगा, ओनली 50 लाख। ये जो मशीनरी है 5 लाख का परचेज किए थे, भले ही आज उसका करंट वैल्यू 3 लाख हो गया है लेकिन हम लोग उसको कितना मेंशन करेंगे, 5 लाख ही मेंशन करेंगे, ठीक है। इसका एक और भी बहुत सिंपल रीजनेबल वैल्यूएबल है। आप अगर 3 करोड़ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो वो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि अनटिल अनलेस ये रियलाइज़ ना हो जाए, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रीज़न भी है कि आपको यहीं रखना पड़ेगा, इतना ही अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूअलिटी, ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा LHS, RHS। यहाँ पे हम लोग जब प्रैक्टिकली पढ़ेंगे डॉक्टर, कंपाउंडर, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। कोई एक ट्रांजेक्शन जब बिजनेस में होता है तो उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं। एक इम्पैक्ट डेबिट साइड में होता है और एक इम्पैक्ट क्रेडिट साइड में होता है। इसी को डुअल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। 2 इम्पैक्ट होता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, ठीक है। जब हम लोग ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे आगे देन वी विल फाइंड इट। एक एसेट जो होते हैं उसको ये इंक्रीज करता है अगर तो एसेट्स के फॉर्म में ही लेता, दूसरे एसेट्स को डिक्रीज करता है। ये रटना बड़ा इम्पॉसिबल है बट ऐसे एग्जाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। एक बिजनेस, इन्होंने एक IT नहीं, ये IT सिस्टम परचेस किया। वन थाउजेंड लाख हो सकता है, ठीक है, मैं 1000 नोट करता हूँ। अब इसके 2 इम्पैक्ट क्या होंगे। उन्होंने उनका जो बैंक वैल्यू है, बैंक से उन्होंने पेमेंट कर दिया जब खरीदा तो 1000 से उनका बैंक का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इसके बदले में क्या मिल गया उनको, IT सिस्टम 1000। मतलब एक एसेट्स डिक्रीज हुआ, दूसरा एसेट्स इंक्रीज हुआ। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से रिलैक्स होके, एंड डोंट वरी, इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जब जर्नल एंट्री करेंगे। यानी कि यहाँ पे बस ये समझिए कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक जगह कुछ बढ़ता है दूसरे जगह कुछ कम होता है, ठीक है।
पुराने अकाउंटिंग मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे ऐसे होता था, रिसीवर गिवर, एक देने वाला होता है, दूसरा लेने वाला होता है, एक दाता होता है, एक पता नहीं दाता के नीचे क्या होता है। मतलब अगर मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिया तो आप बोलेंगे हाँ सर मैंने भी 10,000 रुपीज़ आपसे लिया, ठीक है। आप बोलेंगे मैंने भी तुमको 10,000 मैंने आपको एक चाटा मारा तो उसके बदले आप बोलेंगे हाँ मैं भी एक चाटा मारा, नहीं आप बोलेंगे एक चाटा खाया। तो हर एक ट्रांजेक्शन का ना दो इम्पैक्ट होता है, ये दो इम्पैक्ट फाइंड आउट करना ये ही चीज़ समझाता है अपना डुअल एंड मतलब डुअल एस्पेक्ट, कि आप जब भी एंट्री कीजिएगा तो डेबिट क्रेडिट दोनों LHS RHS दोनों पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही क्लोजली फॉलो करता है। अगर किसी एसेट्स के वैल्यू में कुछ चेंज होता है तो, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा ना कि मान लीजिए कोई चीज़ हम लोगों ने 10,000 में परचेज किया तो ये हमेशा 10,000 ही रहेगा, भले ही इसका फेयर मार्केट वैल्यू 1,000, फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 हो जाए, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में ये इतना ही पे रिकॉर्डेड रहेगा, मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा तब तक होता है जब तक कि वो पैसा रियलाइज ना हो जाए, मिल ना जाए, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट है या जो परचेज प्राइस है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे रहिए, फेयर मार्केट वैल्यू को टच मत कीजिए तब तक जब तक कि वो आपके हैंड में पैसा मिल ना जाए। फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 है, लेकिन अगर हम बेचने जाएं बिका ही नहीं, पैसा मिला ही नहीं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले ही लिख दें, देन दिस विल बी डिफिकल्टीज। तो प्रॉफिट को, गेन को जब तक रियलाइज ना हो जाए, आपके हैंड में मिल ना जाए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए, तब तक आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मत लिखिए। या कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाए, एक्रूवल बेसिस पे सेल ना हो जाए, एग्रीमेंट नहीं हो जाए, तब तक आप उसको मत लिखिए, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते रहिए। और अगर आपको कभी दिखे कि हाँ लॉस होने वाला है तो उसकी प्रोविज़न पहले से ही कर लीजिए, ठीक है। ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच बताता है जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। मैजिक कॉन्सेप्ट, मैजिक नहीं मैचिंग। एक पीरियड लेते हैं 2001 जनवरी से शुरू करते हैं और ये एंड कब होगा 2001। थोड़ा आसान होगा इसलिए मैंने यही पीरियड लिया, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक का। अब इस पीरियड में आपके पास एक्सपेंस है और इनकम है, इन दोनों की एक मैचिंग होनी चाहिए। इसके बाहर का कोई भी एक्सपेंस है इस पीरियड के बियॉन्ड, तो इस स्टेटमेंट में आप उसको काउंट नहीं करेंगे। या इसके पहले का भी है कोई एक्सपेंस तो काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली इनकम के केस में भी अगर इस पीरियड के बियॉन्ड कोई इनकम है तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके पहले का कोई इनकम है तब भी आप काउंट नहीं करेंगे। यानी कि एक पार्टिकुलर पीरियड, एक पार्टिकुलर डेट से स्टार्ट कीजिएगा, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। एक पार्टिकुलर डेट से स्टार्ट करेंगे और उस पीरियड के एक्सपेंस को और उस पीरियड के इनकम को मैच करेंगे, यही बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और तब डिसाइड करेंगे कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड में आप उन सब चीज़ों को 1 अप्रैल से लेके अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च तक, ये कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च तक। इस पीरियड के बीच में जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी अर्निंग होगी, आप मैच करेंगे एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करेंगे। कंसिस्टेंसी, अभी जो शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना जब स्टार्ट कर रहे थे इस सेशन को पढ़ना, कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स मेंटेन कीजिए वो कंटिन्यूअस उसी मेथड पे चलिए। मान लीजिए कि रिटन डाउन वैल्यू आप
डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या एसएलएम यूज़ कर रहे हैं, तो उसी पे चलिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कोई चीज़ आपने लीफो फीफो जो भी चूज़ किया है, तो आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर चेंजेस करना पड़ा मेथड, तो एक पार्टिकुलर नोट एंड बाकी चीज़ देके मेथड को चेंज कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा आपका ट्रू एंड फेयर होगा, कंपेरेटिबिलिटी आएगी, एक साल मत और दूसरे साल के स्टेटमेंट को आप क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है, एक ही मेथड से बनाने पर। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैंने ये लिया 2013 2014। अगर यहाँ पे आपने M1 मेथड 1 यूज़ किया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को फाइंड आउट करने के लिए, और यहाँ पे M2 लेके आए हैं मेथड, दूसरा मेथड आपने यूज़ कर लिया, तो आप ये कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, मतलब ये बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों बढ़ा, ठीक है। अगर देखिए मैथमेटिक्स में बॉय गर्ल इनका रेशियो निकालना है, तो अगर आपने एज्यूम कर लिया कि बॉय को हम x मानते हैं एक पर्सन ने, और गर्ल को y मानते हैं, ठीक है। किसी और स्टूडेंट ने बॉय को y माना एंड गर्ल को x माना, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा, दोनों में x की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे x का मतलब क्या है, बॉय, और यहाँ पे x का मतलब क्या है, गर्ल, तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू अलग अलग आएगा। सिमिलरली यहाँ पे M2 से जो निकाला है आपने वो थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा, M1 से जो निकाला है वो थोड़ा अलग तरीके से हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी अप्रोच बोलता है कि नहीं, ऐसे मत कीजिए, आप यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कीजिए, आगे के ईयर्स में भी आप यही चीज़ अप्लाई कीजिए, आगे के ईयर्स में भी। अगर कभी चेंज करना पड़ा, मेथड आपको चेंज करना पड़ा, तो उसमें क्या फिनेंशियल इम्पैक्ट हुआ आप नोट में डाल लीजिए और मेथड चेंज कीजिए, एंड इसी मेथड पे अब आगे बनाते रहिए, इसी मेथड पे आगे बनाते रहिए। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये सही चीज़ है, ये बोलता है कि अगर कभी प्रॉफिट दिखता है, देखने दो, कुछ मत करो, जब तक कि अपने पॉकेट में नहीं आ जाए रहने दो, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ओके। अगर फ्यूचर में लॉस दिखे, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग कर लो, यस, प्रोविजन कर लो, रिकॉर्ड कर लो, और ये किस तरह से रिकॉर्ड, प्रोविजन कर लो, तैयारी कर लो उस लॉस से निपटने के लिए, ठीक है, उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके रख लो, है ना। डिस्कस करते हैं। कंजर्वेटिज्म बोलता है फ्यूचर में जो इनकम एंटिसिपेटेड, फ्यूचर में जो इनकम होने वाला है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बट पॉसिबल लॉसेस अगर फ्यूचर में दिख जाता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, उसकी प्रोविजनिंग कर लेते हैं। और जैसे कि बहुत सारे मार्केट वैल्यू जो होता है, फेयर मार्केट वैल्यू, जब तक कि कोई एसेट सेल नहीं हो जाए, मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, ज़मीन है एंड बिल्डिंग मेरे पास, बोलने का मतलब बिजनेस के पास में, इसका परचेज प्राइस है 1000, बट अभी फेयर मार्केट वैल्यू है इसका 100 करोड़। एग्जाम्पल, ये 1000 थोड़ा सा 100 करोड़ लेना है ना, तो मैं इसको 1 करोड़ लिख लेता हूँ। 1 करोड़ है जब मैंने परचेज किया था, बट अभी इसका वैल्यू कितना है, 100 करोड़ है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, यही लिखो, इसको मत लिखो। कंजर्वेटिज्म भी यही चीज को सपोर्ट करता है, इसको तब तक मत लिखो जब तक कि लैंड एंड बिल्डिंग सेल ना हो जाए और 100 करोड़ अपने पॉकेट में नहीं आ जाए। ओके, अनदर केस ये लेते हैं। अनदर केस ये है कि आपको फ्यूचर में कभी कुछ लॉस दिख रहा हो। कैसे लॉस दिखेगा जी, एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में डेप्रिसिएशन एक होता है कि एक कोई एसेट्स है, मशीन है, ये अभी तो काम कर रही है ठीक ठाक, लेकिन
5 ईयर में ये मशीन ख़राब हो जाएगी, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और उस समय इस मशीन के लिए हमको 2 CR 2 करोड़ का पैसा लगेगा। तो अचानक से 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हम लोग पहले से ही क्या करते हैं, प्रोविज़न मतलब हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट 2 करोड़ जमा करना है, ठीक है। तो हर साल सिमिलर अमाउंट फ्यू लाख्स, 2 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें 5 से तो कितना होता है, डिवाइडेड बाई 5.4, यानी कि 40 लाख आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, 40 लाख जमा करना पड़ेगा। तब आपको 5 साल में कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। तो 40 लाख का प्रोविज़न करेंगे हर साल, ठीक है। यही चीज़ होता है कंजर्वेटिज्म कि अगर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हो तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बट एंटिसिपेटेड लॉस हो या फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। मटेरियलिटी ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, हर एक बिजनेस के पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट करता है। मान लीजिए मेरे लिए 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, मैं गिफ्ट कर सकता हूँ किसी को, लेकिन बहुत से छोटे लोग हैं जिनके लिए 10 रुपीज़ वैल्यूएबल है। अब इस फिगर को बढ़ाते हैं, 100 रुपया भी मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो दिन में मजदूरी करते हैं उनके लिए 100 रुपया बहुत बड़ी बात है। अगर 1000, हाँ ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी, मेरे लिए भी बड़ी बात है। 1000 मेरा नुकसान हो जाए तो आई विल बी वरीड, आप लोग भी वरीड होंगे। 10,000 ये तो बहुत बड़ी बात है वरीड होने वाली, इतना का नुकसान हम लोग हो जाए 1 लाख, हाँ ये तो बहुत बड़ा फिगर हो गया, ठीक है। बट ये टाटा ग्रुप, अंबानीज एंड बहुत सारे ऐसे मिलियनर हैं जिनका कि एक कप की चाय और एक ड्रिंक को 1 लाख में कंज्यूम कर लेते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उनके लिए बहुत कम मटेरियल है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस में क्या मटेरियल है उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और क्या मटेरियल नहीं है उसको नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, उस चीज़ को बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में चाहे नोट्स में नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी चीज़ को डिसाइड करता है। जो मटेरियल है उसको नोट डाउन करना चाहिए और जो नॉन मटेरियल है उसको नोट डाउन नहीं करना चाहिए। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बाकी जो भी फेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पे भी अप्रोच कीजिए और क्वेश्चंस आप पूछते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।